नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए हमारे साथ, आइए बन जाइए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर एमटीएस। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज ये हम लोगों का एवरेज चैप्टर जो चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें एवरेज में आज चौथा क्लास है। 3 क्लास बहुत अच्छे थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, समझाया गया है। उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और नए क्वेश्चन जो आपको हम देंगे उनको भी अपने रनिंग में लाइएगा, क्योंकि आपका मेहनत ही आपके सफलता को तय करेगी। मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज एवरेज सेक्शन का क्लास नंबर 4। आज 10 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, आपको भी सॉल्व करना है और ए ग्रेड की अपनी तैयारी करना है, क्योंकि हम भी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। टॉप स्कोर करिए जिससे आपका होम डिवीजन सिक्योर हो जाए, है ना। तो आते हैं प्रश्न क्रमांक 29 में। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मैथ्स का ये जनरल क्लास है, पब्लिक है, सबके लिए है। इसका कोई चार्ज किसी को नहीं लगेगा। बाकी बाद में जो जैसे चैप्टर्स होंगे आप हमारे साथ जुड़िए, चाहिए आपको हम नई सूचना, नए नोटिफिकेशन के साथ नए चैप्टर से ऑलरेडी ऐड करते चले जाएंगे। हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, जहां पे आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करिए। वहां से आप पर डे कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी पेपर के सेट को हम ऑलरेडी वहां पर डालते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो सके और अपने आप को आप एमसीक्यू के माध्यम से परख सकें कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट है, कितना अभी मेहनत करना है उस हिसाब से, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 28 तक एवरेज का 3 क्लास में हो चुका है, आज आपका ये चौथा क्लास है। सतत 3 सम संख्याओं के औसत और उसके बाद की सतत 3 सम संख्याएं, सीरियल से 3 सम संख्याएं और उसके बाद की 2 सम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर 5 है। पहली सम संख्या क्या होगी, यह बताना है। The difference between the average of 3 consecutive even numbers and the average of the next 2 consecutive even numbers is 5. What is the first even number? पहले सम संख्या को हमको बताना है। इसको कैसे करेंगे ये बताइए, दिमाग में सोचिए कि इसको करना कैसे है, इसको कैसे हल करेंगे। सतत सम संख्याएं क्या होती हैं? लगातार सम संख्याएं। सतत यानी होता है लगातार, क्रमशः। आपको पता होगा कि जो सम संख्याएं होती हैं उसमें 2 का अंतर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्याएं हैं। सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है ना। उसी तरह से सम संख्याएं हमारी बनती हैं। तो आप कोई भी एज्यूम करिए, मान लीजिए कि पहली सतत 3 सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। सपोज करिए x, दूसरा x प्लस 2 करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, तीसरा x प्लस 6 कर लीजिए। ये सतत 3 सम संख्याएं हो गई। इनका औसत, जो इनका औसत है, 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग देंगे और इसके बाद की सतत 2 सम संख्याओं के औसत, इसके बाद की सतत 2 संख्याएं कौन से ले लेते हैं, x प्लस 8 सॉरी ये 4 कर दीजिए, इसको x प्लस 6 कर दीजिए और इसको x प्लस 8 कर दीजिए। मिल गया। 3 संख्याएं इसमें हो गया और 2 संख्याएं इसमें हो गया, x प्लस 6 और x प्लस 8। इनको भी प्लस कर दीजिए बीच में। इन दोनों के जो अंतर है, दोनों के औसत का जो अंतर है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 सम संख्याएं हैं, यहाँ पे 3 सम संख्याएं हैं। इनके बीच का जो अंतर है वो 5 है। तो पहली संख्या बताना है, यानी हमको अगर x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो x की इक्वल टू क्या होगा, तो वही हमारी पहली संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहां से प्लस करिए तीनों को, x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से 3 आपका मिल जाएगा। माइनस करेंगे 2x प्लस 8 6 14 बटे 2 हो जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। इतना तो सबका समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये बना दीजिए, यहां से 3 बाहर लीजिए, 3 बाहर लेंगे तो आपका x प्लस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा। बाहर से ये 3 आपका रहेगा, माइनस यहां से 2 ले लीजिए, x प्लस 14 है तो 7 बचेगा। ठीक है, ये 2 ले लीजिए, इक्वल टू 5 कर लीजिए।
कुछ मत करिए, इसको 2 से काटिए, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 3 से, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे -2x+7 अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है -2x, और ये आपका -7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर चेंज करना आपको आना चाहिए। ऑपरेटर चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, प्रश्न बड़े आराम से गलत हो जाएगा। यहां से x कट गया, यहां से x कट गया, ये बचा आपका +2, और ये -7 हो जाएगा, तो क्या बचा -5 इज इक्वल टू 5। ये कोई इक्वेशन नहीं है, x ही जब कट गया आपका x से क्रॉस हो गया। मतलब इसमें क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न को आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। इनको आप नहीं बता सकते हैं कि पहले संख्या कौन होगी। जब पहले नहीं बता पाएंगे तो आप आगे की संख्याएं को भी नहीं बता सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पे आते हैं। सतत 4 सम संख्याओं का औसत 27 है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सबसे बड़ा नंबर बताना है, कौन सा होगा। उसी तरह से है जैसा अभी हम किए थे। पहले सतत 4 सम संख्याएं मान लीजिए कौन सी होंगी। पहला x लीजिए, दूसरा x+2 लीजिए, तीसरा x+4 लीजिए, और चौथा x+6 लीजिए। इन सब का औसत कितना है? 4 इज इक्वल टू 27 कर दीजिए। 1x, 2x, 3x, 4x, 4x प्लस 6 4 10 2 12 अपान 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 बाहर लेंगे तो x प्लस 4 3 12 3 अपान 4 इज इक्वल टू 27। ये 4 कट जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 27, x इज इक्वल टू हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे -3 हो जाएगा, है ना। इसको लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इतना तो देखिए कैलकुलेशन आना चाहिए। हम इक्वेशन और तरीका बताएंगे कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, बाकी सब कुछ आप ही को करना है। जब x इज इक्वल टू 24 आ गया तो पहली संख्या 24 आ गया, दूसरी संख्या 26 आ गया, तीसरा 28 आ गया, चौथा 30 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हल करना है। अगर सम संख्याएं बोला है, विषम संख्याएं बोला है, तो उसको एज्यूम करिए, जितनी संख्याएं हैं उतने से आप भाग दीजिए, वो औसत उसका दिया रहेगा। x की वैल्यू फाइंड करिए, वहां से आप पूरी संख्याएं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 5 पॉजिटिव संख्याओं का औसत 308 है। अब अभी तक सतत सम संख्याएं पूछता था, अब 5 पॉजिटिव संख्याओं का औसत 308 है। पहली दो संख्याओं का औसत 482.5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 258.5 है। तो बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है कि 5 पॉजिटिव जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है। सबसे पहले तो 308 है। 5 पॉजिटिव संख्याएं कोई सा भी एज्यूम करिए, आप मन में सोचिए कि उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्या मानेंगे 5 पॉजिटिव संख्याओं में। बताइए, 5 पॉजिटिव संख्याएं अपने को चाहिए। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए क्या होगा। उनका औसत 308 है और पहली दो संख्याओं का औसत
482.5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 258.5 है। ठीक है। अब इसमें हमको तीसरी संख्या निकालना है। चलिए, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि माना 5 पॉजिटिव संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 पॉजिटिव संख्याएं मान लीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 पॉजिटिव संख्याओं का औसत कितना है? 308 है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 308 गुणे 5। इसको जब हल करेंगे तो 8 पंच 40 है ना, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। 8 पंच 40, 5 तिहाई 15, टोटल आपका कितना मिल गया? 1540। ठीक है, ये मिला a प्लस बी प्लस सी इक्वल प्लस ई तक 5 संख्याएं हैं तो 1540 पहला इक्वेशन मिला। पहली दो संख्याओं का औसत 482.5 है। पहली दो संख्याओं का औसत यानी a प्लस बी अपान 2 इक्वल टू 482.5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 482 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9। कितने अंक के बाद जीरो है? 3 अंक के बाद जीरो लगा दीजिए, ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। अंतिम दो संख्याओं का औसत 258.5 है, यानी C नहीं होगा, अंतिम दो संख्याएं D प्लस E होगा, C को ही निकालना है। तो D प्लस E का औसत कितना है? दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग देंगे, 258.5 करेंगे। जब D प्लस E निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, यानी 517। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को, इसके वैल्यू को हमको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो a प्लस बी की जगह पे आप रखेंगे 965 प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह पे रखेंगे 517 इज इक्वल टू 1540। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? 1540 में 965 को माइनस करिए और 517 को माइनस कर दीजिए, दोनों को ऐड करके इसमें जब माइनस करेंगे तो C इज इक्वल टू 58 या 58 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपका यही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, दिमाग को लगाना है। जब दिमाग चलाएंगे तो आंसर फटाफट अपने आप आने लगेगा कि करना क्या है। ये चीज दिमाग में देखिए, आपकी तैयारी तभी सही मानी जाएगी जब आपके दिमाग में प्रश्न को देखते ही मेथड समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। सोचना ना पड़े कि इस तरह से करें कि उस तरह से करें, ऐसा नहीं, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको ऐसे करना है, तब आएगा। क्योंकि देखिए एमटीएस और पोस्टमैन का जो मैथ्स का सिलेबस है वो तो सिंपल है, पर पीएसए का थोड़ा सा कठिन है। आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे भी आए हम उसको लगा लेंगे। ठीक है, 5 सकारात्मक संख्याओं का औसत 344 है, पहली दो संख्याओं का औसत 650 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 100 है। तीसरी संख्या क्या होगी? सेम इसी तरह से है। 5 सकारात्मक संख्याओं का औसत 344 है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत 344 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा 344 गुणे 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली दो संख्याओं का औसत a प्लस बी अपान 2 इज इक्वल टू 650, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 650 गुणे 2, इक्वेशन नंबर 2। और d प्लस ई अपान 2 इज इक्वल टू, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 100 है, तो d प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा
100 दूनी 200 होता है, सबको पता है। तीसरा इक्वेशन। अब दूसरे और तीसरे इक्वेशन के आंसर को आप पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहां से आपकी सी वैल्यू मिल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि सी का वैल्यू जो आएगा वो ना 200 होगा, ना 210, ना 180, कोई नया वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, वही उसका राइट आंसर होगा। सेम ऐसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हुए हैं। ये भी शायद वैसे ही है। 5 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 2 संख्याओं का 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या होगी? बार बार उसी तरह से प्रश्न हम करवा क्यों रहे हैं, ये सोचिए मन में। क्योंकि बार बार विभाग द्वारा इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए इसी तरह से आ गया तो क्या करेंगे? तो इसका भी आइए इक्वेशन बनाते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 65। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा 65 गुणे 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है। a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 81। तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 1 कम 2 8 दूनी 16, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा, d प्लस ई इक्वल टू अपॉन 2 हो जाएगा अंतिम 2 संख्याएं 38। तो d प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 38 दूना 76, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 के वैल्यू को, मतलब a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू आप रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो c का वैल्यू आपका 87 आना चाहिए। यदि सी का वैल्यू आपका 87 आता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहां पे तो केवल ये बताए हैं कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब इस तरह के प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं थोड़े से नए तरीकों पे, है ना। जब नए तरीके पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि राजीव की मासिक आय रीना की मासिक आय का 3/5 है। रीना की मासिक आय 32,000 रुपए है, तो राजीव और रीना की मिलाकर औसत मासिक आय कितनी होगी? प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। राजीव मंथली इनकम इज 3/5 ऑफ रीनास मंथली इनकम इज, है ना, रीनास मंथली इनकम। फिर रीना की मंथली इनकम कितनी है? 32,000 है। व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ राजीव एंड रीना? यानी राजीव प्लस रीना का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, ये बताना है। एवरेज आप कब निकाल पाएंगे? जब राजीव की मंथली इनकम और रीना की मंथली इनकम आपको अलग अलग पता होगी। देखिए, राजीव की मासिक आय रीना की मासिक आय का 3/5 है, मतलब राजीव की मासिक आय रीना की मासिक आय का 3/5 है ना। अब रीना की मासिक आय कितनी दिया गया है? 32,000 है। तो राजीव की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 3/5 गुणे 32,000। ठीक है, समझ में आया? 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 चौ 20, डबल जीरो ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहीं पे डबल जीरो है तो डबल जीरो रखिए। 4 तिहाई 12, 6 18, 19 हो जाएगा। मतलब राजीव की मासिक आय कितना मिल गया? 19,200 रुपए। राजीव की मासिक आय रीना से कम है। तो राजीव और रीना की मिलाकर मासिक आय कितनी होगी? तो सीधी बात है, जब उसका 32,000 है, इसका 19,200 है, तो 19,200 से ज्यादा होगा और 32,000 से कम होगा। तो इस तरह से राजीव प्लस रीना की मासिक आय का औसत इक्वल टू हो जाएगा, कितना है? 32,000 प्लस 19,200 बटे 2 करिए, ऐड कर लीजिए। 200 है तो 200 होगा, 9 2 11 होता है, 3 1 4 1 5 होता है। 51,200 में 2 से भाग दीजिए, जो भाग आएगा वही आपका आंसर होगा, माने राजीव और रीना की वही मासिक आय होगी। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, डबल जीरो करिए, 25,600 रुपए। मतलब राजीव प्लस रीना की मासिक आय का औसत कितना हो जाएगा? 25,600 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है, बहुत फास्ट करना है। ये तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, इतना टाइम नहीं है अपने पास।
आप एग्जाम में पेपर करेंगे तो इतना समय नहीं है, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 सेकंड का काम है ये। ठीक है, कैलकुलेशन को बढ़ाइए, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, राहुल, मनीष, सुरेश के औसत अंक 63 है। राहुल के अंक अजय से 15 कम है, मनीष से 10 अधिक है। यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से 30 अंक अधिक मिलता है तो मनीष और सुरेश के अंकों का योग क्या होगा। ये एक तरह से आपका ऐकिक नियम भी हो गया, पढ़ते हैं ना यूनिटरी मेथड, वही हो गया। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा प्रश्न है, चलिए करते हैं इसको, इक्वेशन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इत्मीनान से बड़े गंभीरता के साथ क्वेश्चन को हल करिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। परेशान होंगे तो फिर नहीं आएगा। राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंक 63 है। मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि राहुल, मनीष, सुरेश, इनके औसत अंक बटे 3 करिए, 63 है। तो राहुल प्लस मनीष प्लस सुरेश के अंक इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तिकाई 9, 6 18 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राहुल के अंक अजय से 15 कम है और मनीष से 10 अधिक है। जो राहुल का अंक है वो अजय से 15 कम है, 15 कम कर दीजिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि राहुल का अंक मनीष से 10 अधिक है, मनीष से 10 अधिक कर दीजिए। दूसरा इक्वेशन बना, ये तीसरा बन गया, है ना। यहां पे भी राहुल है, यहां पे राहुल, मनीष, सुरेश तीनों है। यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से 30 अंक अधिक मिले, मतलब अजय का जो अंक है वो राहुल, मनीष और सुरेश के, राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से, यानी इसको तो अभी हम हल किए हैं ना, तो यहाँ पे ये पूरा लिखने की जरूरत क्या है। अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से, राहुल, मनीष और सुरेश का औसत अंक कितना है, 63 न दिया है, 63 न दिया है, तो 63 से 30 अधिक है। अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत, राहुल, मनीष और सुरेश का औसत अंक कितना है, 63 है, 63 है, तो उनके औसत अंकों से 30 अधिक है, तो 30 अधिक कर दीजिए। तो अजय का जो अंक आ जाएगा वो हो जाएगा 93। ये मिला इक्वेशन नंबर 4। तो मनीष और सुरेश के अंकों का योग क्या होगा, मनीष और सुरेश के अंकों का योग क्या होगा, मतलब मनीष प्लस सुरेश के औसत अंकों का योग क्या होगा, ये चीज हमको निकालना है। यही चीज तो पकड़ना था कि मनीष और सुरेश के औसत अंकों का योग क्या होगा। अगर हम मनीष पर सुरेश निकाल लें तो हमारा आंसर बन जाएगा। उसके लिए हमें राहुल का अंक चाहिए। राहुल के अंक को जब 189 में माइनस करेंगे तो मनीष और सुरेश का कंबाइन जो नंबर है ना, मनीष और सुरेश के अंकों का जो योग है वो निकल आएगा। अब हमको राहुल का अंक चाहिए। राहुल का अंक कैसे मिलेगा, जब आप अजय के अंक को, सॉरी, मनीष के अंक को आपको प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपको मनीष का अंक मिल गया या तो फिर अजय का अंक मिल गया तो भी आपको राहुल का अंक निकल आएगा। राहुल का अंक देखिए, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करिए। अजय का 93 है, यहां पे रखिए, तो राहुल का नंबर मिल जाएगा अजय माइनस 15, 93 माइनस 15, माइनस करिए। 13 में से 5 गए, 8 5 13, 8 में से 1 गए 7, यानी 78। तो राहुल का कितना नंबर मिल गया, 78। अब मनीष और सुरेश का जो औसत अंक है वो कितना मिल जाएगा, 189। अब इसके वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 5 के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, क्योंकि राहुल का अंक मिल चुका है। तो हमें पता था कि राहुल, मनीष और सुरेश का जो अंकों का योग है भाई, औसत 63 था।
जब औसत से टूट गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो राहुल, मनीष और सुरेश का औसत अंक अब नहीं बचा है। अब राहुल, मनीष और सुरेश का कुल अंक बचा हुआ है। जैसे उन्होंने प्रश्न में क्या पूछ लिया कि मनीष और सुरेश के अंकों का योग क्या होगा, उसी तरह से राहुल, मनीष और सुरेश के अंकों का योग 189 है। मनीष और सुरेश के अंकों का योग यदि हमें चाहिए तो 189 में हमें राहुल के अंक को माइनस करना पड़ेगा। राहुल का अंक कितना मिला? 78। तो मनीष प्लस सुरेश का अंक कितना हो जाएगा? अंकों का योग 189 माइनस 78 करेंगे, 9 में से 8 आएगा, 1 बचेगा, 8 में से 7 आएगा, 1 बचेगा, ये एक अपना ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। तो मनीष और सुरेश के अंकों का योग कितना मिल गया? 111। ऑप्शन नंबर बी। इतना मेहनत करना पड़ा। देखिए, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये काफी थोड़ा सा जुझारू था, टाइम लगने वाला था, पर आप जब अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न क्रमांक 36 में। 36 में दिया है सेट ए की सतत 8 संख्याओं का योग 376 है। सतत 5 संख्या वाले एक दूसरे सेट का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए के माध्य से 15 अधिक है? बताइए, सोचिए इसको। तब से टाइम ज्यादा नहीं है, 1 मिनट का समय देंगे। जल्दी दिमाग लगाइए, क्या होगा? सेट, देखिए, जब प्रश्न समझ में ना आया करे तो उसको बार बार पढ़िए। आप बार बार पढ़ेंगे तो आंसर आपका अपने आप आने लगेगा। सेट ए की सतत 8 संख्याओं का योग कितना है? 376 है। ठीक है, सतत 8 संख्याओं का योग 376 है। चलिए, मतलब सेट ए में सतत 8 संख्याओं का औसत नहीं 76 है, आपका संख्याओं का योग 76 है। सेट 8 में सतत 8 संख्याएं मान लीजिए कुछ भी होंगी तो इनका जो योग है वो कितना है? 76 है। ठीक है, इनका योग जब 376 है तो अगर हम इसमें 8 से भाग दे देंगे तो सेट ए के सतत 8 संख्याओं का औसत निकल आएगा। मतलब 8 चौ 32, 8 सते 56, मतलब 47 क्या मिल गया? सेट ए के सतत 8 संख्याओं का औसत निकल आया। ये निकल आया कि नहीं निकल आया भाई? 8 से योग दिया था 376, 8 से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका औसत निकल आया। तो सेट ए के सतत 8 संख्याओं का औसत 47 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सतत 5 संख्या वाले एक दूसरे सेट का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए के माध्य से 15 अधिक है? जिसकी न्यूनतम संख्या, अब 2 सेट हैं, है ना? एक दूसरा सेट मान लीजिए कोई सेट बी है, ये सेट ए है ना? ये सेट बी है। तो सेट बी के जो क्रमशः सतत यानी लगातार 5 संख्या वाला एक दूसरा सेट है, इसमें है 5 संख्या वाला, इसमें था सेट ए में 8 संख्या वाला, इसीलिए 8 से भाग दिए थे। ठीक है, सेट बी के 5 संख्या वाले संख्याओं का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए के माध्य से 15 अधिक है? मतलब सेट ए के एवरेज से 15 अधिक है। तो सेट ए का एवरेज तो हम निकाल चुके हैं ना, 47 था। तो 47 से 15 अधिक है, मतलब कितना मिला? 7 5 12, 4 5 1 6, 65 मिल गया, सबसे छोटी संख्या जो है। अब सेट ए के जो 5 संख्याएं थी उसकी सबसे छोटी संख्या मिल गया आपको 62। मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए, कितना क्लियर है? 2 सेट है इसमें, सेट ए है, दूसरा सेट हमने बी मान लिया। सेट ए की सतत या लगातार 8 संख्याओं का योग 376 दिया था। यदि 376 में आप 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 संख्याएं हैं सेट ए में, तो उसका एवरेज निकल आएगा। क्योंकि दूसरे लाइन में ये बोला गया है कि सेट ए सेट बी की या दूसरे सेट की जो सबसे छोटी संख्या है वो सेट ए के औसत से 15 अधिक है।
जब सेट ए का औसत हम निकाल लेंगे, उसमें 15 ऐड कर देंगे तो सेट बी की हमको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। जब सबसे छोटी मिल जाएगी तो क्रमशः हमको बनाना है। इसका मतलब सेट बी में 5 संख्याएं कौन कौन सी हो गई? सबसे छोटी हो गया 62, 63, 64, 65, 66। ठीक है, 62, 63, 64, 65 एंड 66। अब क्या हमको निकालना है? दूसरे सेट के, जिसकी 5 संख्याओं वाला दूसरा सेट है, उसका योग क्या होगा? ठीक है, उन सब का योग हमको निकालना है। तो उन सब का योग निकालने के लिए आप इसका क्या करेंगे? एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, जब एवरेज कोई चीज का निकालते हैं, जैसे ये 5 संख्याएं हैं 62, 63, 64, 65, 66, है ना? ये चीज दिया है, तो इसमें जो मध्य वाली संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है। मध्य वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होता है। तो 62, 63, 64, 65, 66 का एवरेज जो होगा वो मध्य वाली संख्या हो जाएगी। ये भी एक ट्रिक है, 64 होगा। अब 64 गुणे 5 कर दीजिए तो कितना बचेगा? 5 24, 6 चौको 24, सॉरी 6 पंचे 30, 2 32। तो 320 जो आपका मिलेगा, ये सेट बी के सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। प्रश्न को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। सेट ए की सतत 8 संख्याओं का योग 376 था। हम कुछ नहीं करेंगे, सेट बी के या दूसरे सेट के सभी संख्याओं का हमको योग बताना है, क्योंकि न्यूनतम जो संख्या है सेट बी की वो सेट ए के औसत से 15 अधिक है। सेट ए के औसत के लिए हमें 376 में 8 से भाग देना पड़ेगा। 8 से जब हम भाग दे देंगे तो वो हमारा सेट ए के सभी संख्याओं का औसत निकल आएगा। इस औसत में 15 हम जब जोड़ देंगे तो हमारा सेट बी के मिनिमम या न्यूनतम संख्या हमको सेट बी की मिल जाएगी। सेट बी में 5 संख्याएं हैं, न्यूनतम जब 62 है तो लगातार आप 5 तक ले लीजिए, 62, 63, 64, 65, 66। अब ये बताइए कि जो इसका माध्य होगा वही सेट ए बी सी के सभी संख्याओं का योग होगा। होगा कि नहीं होगा? सेट ए बी सी, सेट बी के जो 5 संख्याएं हैं 62, 63, 64, 65, 66, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माध्य या औसत मिल गया 64। 64 में आप कुछ मत करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, आपको सेट बी के सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, इसका माध्य ऐसे भी निकाल सकते हैं, लगातार जब सम संख्याएं होती हैं तो उसमें बताया था ना, मिनिमम संख्या प्लस मैक्सिमम संख्या, या मिनिमम या मैक्सिमम को हम पहली या अंतिम संख्या को ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे, औसत निकल आएगा। 6 2 8, 6 दूनी 12, 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, मिला ना 64। यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं एवरेज को। ठीक है, 62, 63, 64, 65, 66 को इकट्ठा ऐड करके 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा दिमाग को एक्स्ट्रा लगाइएगा। ठीक है, 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी करिए। एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 है। 80 लड़कों की औसत आयु 15 है। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 है, और कक्षा में दूसरे 25 लड़कों के औसत आयु की संख्या 14 है। कक्षा में बाकी बचे बच्चों की औसत आयु क्या होगी? बताइए, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाइए। सबसे पहले तो एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 है। 80 लड़कों की औसत आयु यानी 80 गुणे 15 कितना मिल जाएगा? जो भी इसका वैल्यू आएगा, ये चीज हो गया पहला इक्वेशन। 80 लड़कों की औसत आयु, 80 लड़कों की औसत आयु अगर 15 है तो 80 लड़कों का जो औसत हो जाएगा वो 80 गुणे 15 निकल आया। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत 16 है, मतलब दूसरा इक्वेशन, 15 लड़कों के एक समूह की 16 और 25 लड़कों के एक समूह की 14 है। तीसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब आप एक काम करिए,
चलिए इसमें क्या करना है, इसका एक इक्वेशन आप ऐसा भी बना सकते हैं कि 80 गुणे 15 माइनस ये, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो बाकी बचे हुए बच्चों की औसत आयु निकल आएगी। 15 गुणे 16 माइनस 25 गुणे 14। शुरू में कितना था, 80 लड़कों का था, माइनस कर देंगे 15 लड़कों का, फिर माइनस करेंगे 25 लड़कों का। ये जो वैल्यू आएगा ये आपका बचे हुए बच्चों के औसत आयु निकलेगी। ठीक है, बचे हुए बच्चों मतलब 80 में से 15 चले गए बच्चे और 25 चले गए। ठीक है, तो ये आपके कितने बचेंगे, 80 में से 15 25 यानी 40 चले गए। ठीक है, तो बचे आपके 40। यहां से इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस करेंगे, मतलब 80 गुणे 15 माइनस 15 गुणे 16 माइनस 25 गुणे 14। इसको आप हल करिएगा, जो आंसर आएगा यानी 15.25 आना चाहिए, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बचे हुए 40, अब 40 बच्चे बचे, क्योंकि 15 इधर चले गए 25 इधर चले गए, बचे हुए बच्चे 40 बचे, तो 40 बच्चों का औसत आपको 15.25 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट है। एक कक्षा में 35 लड़कियों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर गिनी गई। बाद में पता चला कि कक्षा में एक लड़की की लंबाई गलती से 144 सेंटीमीटर लिख दी गई थी, जबकि उसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, 104 सेंटीमीटर थी। तो कक्षा में लड़कियों की वास्तविक औसत लंबाई कितनी होगी, ये हमको बताना है। चलिए, 35 लड़कियों की औसत लंबाई जो है वो कितना है, 144 है। चलिए, 35 लड़कियों की, इसको कैसे हम लोग करते थे, 35 लड़कियों की औसत लंबाई जब 180 160 था तो उसमें प्लस या माइनस होगा, जो होगा वो प्रश्न में देखा जाएगा। इसके बाद पता चला कि उसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर लिख गई थी, जबकि थी कितना, जो उसका रियल था वो वाला लिखिए, कितना लिख गया था धोखे से उसको लिख लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। कितने बच्चों का, 35 बच्चों का। अगर यहां पर देखिए, यहां पर अगर क्या होता कि अगर उसकी रियल लंबाई 144 होती और बाद में 104 लिखी गई थी, तो ये चीज क्या होता, माइनस हो जाता, यहां पे फिर माइनस हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता, ये ऑलरेडी यहां पे आएगा, माइनस आएगा आपका। पर जो चीज उसका रियल है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पे प्लस ऑपरेटर ही लगाइएगा। जो चीज रियल है, मतलब जितना उसका लंबाई होना चाहिए था, उसको आप पॉजिटिव करेंगे, प्लस में लिखेंगे, और जो चीज संशोधित किया गया है, गलती से जो लिखा गया है, उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो 160 प्लस 104 माइनस 144 माइनस 40/35, 160 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस को, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, 40 में 35 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, यानी 160 माइनस हो जाएगा 8.7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, या इसको डायरेक्ट यहां से भाग दे दीजिए, 8 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, एक बार जाएगा, एक बचेगा, फिर आएगा आपका 7 एकम 7, फिर आएगा 7 एकम 7, इसी तरह से चलता रहेगा। तो 160 में 1.1 का आपको माइनस करना है। जब इतना माइनस कर देंगे तो इनमें से कोई ना कोई, इसमें से राइट आंसर नहीं मिलेगा आपको, डी राइट आंसर मिल जाएगा। मतलब जो माइनस करने के बाद आएगा वो यहाँ पे नहीं है। 158.85 के समथिंग, 858 के समथिंग आना चाहिए। ठीक है, जो चीज यहाँ पे नहीं है ना, तो ऐसे इसको करना है। तो ये इक्वेशन बनाना आपको सीखना पड़ेगा कि औसत पहले इतना था, इतना, इसमें केवल ये ध्यान देना है कि जो चीज वास्तविक था उसको पॉजिटिव रखना है, जो धोखे से लिखा गया था उसमें माइनस करना है।
जब ऑलरेडी इसमें आप माइनस कर देंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर खटाखट आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आज तक के लिए इतना ही। 10 प्रश्न अच्छे प्रश्न थे जिनको हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। कल के प्रश्न में या कल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, उनको आपको अच्छे से करना है ना। और आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।